आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। भारत माता की। जनरल बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। देखिए, कल जो ये घटना सामने आई, पूरा हिंदुस्तान जो है शोक की लहर में डूब गया, जिसमें हमारे सीरियस जनरल बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी और जो हमारे ऑफिसर इसमें शहीद हो गए। मैं आपको बता दूं, पूरा देश जो है शोक की लहर में है। हर बच्चे में, हर बूढ़े में, हर जवान के आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था किसी भी चीज़ को लेके। मैं आपको बता दूं, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या इंडियन आर्मी हो, सबको उनको जोड़ के रखा हुआ था उन्होंने। और मैं आपको बता दूं, कोई भी फैसला लेना होता था उन्होंने, तो वो इतने कठिन फैसले उन्होंने लिए हैं यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का हो, आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जिस तरीके से जो हमारा पुलवामा में अटैक हुआ था, उसकी जवाबी कार्रवाई उन्होंने कैसे दी थी, वो आप लोग सब लोगों के सामने है। और हमने ऐसा एक देश का सपूत खोया है जिसकी भरपाई जो मुझे लगता है नहीं कर सकते हम लोग। आज उसी सिलसिले में आज जितने भी हमारे नौजवान, हमारे युवा हैं, उन्होंने आज यहाँ श्रद्धांजलि दी है यहाँ पे। और हमेशा जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी ने हमारा देश जो है इसको बचा के रखा है। जितने भी अटैक हुए आज तक, चाहे 47 हो, 71 हो और 99 जैसे करगिल युद्ध में भी उन्होंने आपको जिस तरीके पता ही है, उसमें उसका हिस्सा थे वो। और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी या अमित शाह साहब ने, जिसे देखा आपने कितना दुख प्रकट किया इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, कड़े फैसले लिए हैं उन्होंने। जिस तरीके लास्ट में कल उनका एक बयान सुन रहा था कि जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम उनका वेलकम कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, ज़मीन के नीचे उनको 2.5 फुट नीचे डालने का। ऐसे ऐसे बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए। और मैं आपको बता दूं, वो अपने बयानों में हमेशा सुर्खियों में रहते थे वो। और पूरा भारत देश जो है आज उनकी सबकी आंखें नम है यहाँ पे। मैं उनकी शहादत जो है ये, इसको भूला नहीं जाएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेट एक दुर्घटना घटी है। क्योंकि ऐसे एक बहादुर सिपाही जो है वो हमेशा देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। मैं जितने भी मेरी आवाम मेरी बात सुन ज़्यादा मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उनसे यही कहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, हमारे जो बच्चे या नौजवान हैं उसी रास्ते पे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जो कि CDS हैं, हमारे CDS रहे हैं जो हमारे भारत देश के, उनकी जैसे ही वहाँ पे चॉपर क्रैश होने की जिस तरह से खबर आई, और पूरा देश जो है सबसे पहले एक उम्मीद में था कि क्या पता बिपिन रावत जी जो हैं उनकी जान जो है उसमें बच सके। और लेकिन जब सामने जो है शाम के टाइम जो है चीज़ सामने आई कि उसके अंदर जो है बिपिन रावत जी जो है उनका देहांत हो चुका है, वो शहीद हो चुके हैं। और उनके साथ साथ जितने भी उनके साथ पर्सनल जो उनके आर्मी के जितने भी और रैंक पे थे या जितने और भी ऑफिसर्स थे जो उनके साथ शहीद हुए हैं, पहले तो मैं अपनी नम आंखों से जो है भावनीय श्रद्धांजलि उनको प्रकट करता हूं। जिस तरह से आपने देखा कि कपिल सिब्बल जी की अध्यक्षता में और यहाँ पे जितने भी हमारे अन्य जो गांव से लोग आए हुए या अलग अलग इलाकों से आए हुए, उन सबको जो है आज इतना दुख है कि आप देख सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में जो है उन सब ने यहाँ पे श्रद्धांजलि उनको प्रकट की। और बिपिन रावत जी की अगर बात की जाए, भारत देश के लिए एक बहुत ही बड़ा नाम था, एक बहुत ही बड़ी जो है हस्ती थे, जिनकी जो है हम लफ्ज़ों में बात जो है बयान नहीं कर सकते। भारत देश को उनके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब जब भारत देश को जो है मुश्किल में खड़ा रहा, तब तब बिपिन रावत जी ने जो है हमेशा देश का मनोबल ऊंचा करने के लिए जो है अपनी सर्विसेज जो है हमेशा दी हैं। चाहे वो उड़ी की बात की जाए, बालाकोट की बात की जाए, जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक है, या म्यांमार की बात की जाए, देश के ऊपर जब भी आपदा आई है, बिपिन रावत जी एक दीवार बन के जो है खड़े हुए हैं। हर जगह पे जो है सेना के अंदर जो है जितनी भी उनकी सर्विसेज जिस जिस रैंक पे वो रहे हैं, और जब वो CDS बने और उसके बाद जो है उसके बाद का टाइम भी अगर देखा जाए, बहुत बड़ी बात है। आज पूरा देश जो है एक शोक की लहर में है और गम में है कि बिपिन रावत जी जिनकी जो है जिन्होंने अभी और अपनी जो है सर्विसेज जो है देश के लिए देनी थी, जिन्होंने अभी देश के लिए और जो है काम करने थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है काम अधूरे रह गए हैं। उनका कहना हमेशा यही था कि सेना का जो भी रैंक हो या जो भी ऑफिसर हो, चाहे वो जिस मर्जी रैंक पे हो, चाहे वो शहीद हो जाए, लेकिन उसका जो रैंक है वो हमेशा अमर रहता है। रैंक उसका उससे कोई नहीं छीन सकता। और मुझे उम्मीद है कि CDS जनरल बिपिन रावत जी जो हैं, उनका रैंक जो है आज जिंदा है हम सब लोगों के दिल में, और वो हमेशा रहेगा। तो आज मैं अपनी जो है
नम आंखों से जो है बिपिन रावत जी को भावनी श्रद्धांजलि जो है प्रकट करता हूँ। भगवान उनको जो है अपने चरणों में जगह दे और जितने भी हमारे देशवासी हैं जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की है वो प्रार्थना जो है भगवान सुने और उनको अपने चरणों में जगह दे। और बाकी जितने हमारे अन्य इसके साथ जो जवान थे या वहाँ पे ऑफिसर जो इसमें शहीद हुए हैं, भगवान जो है उनको भी अपने चरणों में जगह दे। जय हिंद। मैं बाबा चंचल सिंह पलवल ब्लॉक का रहने वाला हूं। हमारे आज बहुत दुख समाचार है। हमारे सीडीएस, हमारे भारत के जनरल साहब, पूरे हिंदुस्तान के बहुत दुख हुआ है ये बात सुनकर। हम भगवान के आगे ये प्रार्थना करते हैं, सीडीएस जनरल साहब, जितने भी हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं वो सत्ता अमर रहे। और हमारे जनरल साहब ने हमारे भारत के लिए बहुत बड़े बड़े महान काम किए थे और पूरी उम्र हमें उनका घाटा रहेगा। लेकिन मैं भगवान के आगे जो प्रार्थना करता हूं वो सत्ता अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। जनरल बिपिन रावत जी हमारे, 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 जनरल बिपिन रावत जी हमारे। हम कभी भुला नहीं सकते। हमारे भारत में बहुत ही क्षति पहुंची है और इसी के सिलसिले में हमने आज ये कैंडल मार्च पुंछ में रखा था। हमारी महिला मोर्चा और हमारे बीजेपी के वर्कर जितने भी हैं सभी ने कैंडल मार्च निकाली और यहाँ पे एकत्रित हुए। इसी के साथ में ये कहना चाहती हूँ कि जय हिंद, जय भारत। कल जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था हमारे देश में, जनरल बिपिन रावत जी जो हमारे देश में शहीद हो गए और उनके साथ जो 12 सेनानी और थे और बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी के समेत जो शहीद हुए हैं, वो ये जो बहुत बड़ी घटना हुई है हमारे देश में। माँ भारती ने अपने सपूतों को खोया है, बहुत बड़े सपूत को खोया है। ये जो घटना हुई है ये हम कभी भूल नहीं सकते। ये भारतीय आज पूरे भारत में शोक की ये लहर फैल गई है। इसलिए आज हमने ये मार्च, कैंडल मार्च निकाला है ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। जय हिंद, जय भारत। कल जो हादसा हमारे भारत में हुआ है जिसमें हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी सहित 12 लोग, उनकी धर्मपत्नी और ये सारे लोग जो शहीद हुए हैं, हम आज पुंछ इकाई की तरफ से सभी लोगों ने जो है एक कैंडल मार्च निकाल के बिपिन रावत जी सहित सभी देशभक्त, सभी जो है शहीद, सभी को जो है श्रद्धांजलि दी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इन दिनवंत आत्माओं को अपने चरणों में वास देना। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि बिपिन रावत जी ने जो हमारे देश के लिए किया है वो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया, चाहे जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, चाहे वो सीडीएस थे। मैं कहूँगा कि देश को जो ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना देश के लिए बहुत मुश्किल है। आज पूरा देश उनके लिए शोक मना रहा है। मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको अपने चरणों में वास दे। बिपिन रावत जी के शहादत के से जो हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है, उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आने के बाद सेना को इतना ताकतवर किया है। मैं समझता हूँ उनकी जो उन्होंने काम किया उनको हम कभी भूल नहीं सकते। सीडीएस बिपिन रावत जी अमर रहे, अमर रहे। सीडीएस لا ترى
Pot paimiyim na Kur'an'da yok ya peki patron söylüyor. Ya patpaya bir şort sarıyorsun peki patron. Zira bayım çeyim. Ya troyuyorsun no? Allah iyi ders kimi samsız man. गुजर को हमेशा वक़्त से मारा है। कुछ हम लोगों की अपनी कामयाबी है, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। मुझे याद है रमजान का महीना था तो हमने जम्मू गेस्ट हाउस में एक मीटिंग बुलाई और मैंने अपनी बिरादरी के लोगों को यहां से बुलाया। वहां उस मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी, डीसी सांबा, एसएसपी सांबा और डीएसपी को बुलाया और हमने उस दिन गुजारिश की बिरादरी के लोगों से कि आज हम सरकार में, कल शायद हम सरकार में ना हो, आप कोई नेगोशिएशन कीजिए, बात कीजिए। आपको 1.5 कनाल जमीन दी जा रही थी, हम उस वक्त आपको 3 कनाल जमीन देने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त चंद लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और कुछ ही अर्सा के बाद सरकार टूट गई। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी सरोवर में एक लड़के की पुलिस की गोली के साथ मौत हो गई थी और मैं आया, मौके पे आया, वहां देखा, फिर मेरे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। मैंने उनसे ये कहा उस वक्त जब मुझे बताया गया, एक प्रेजेंटेशन दी गई कि ये जगह तो जेडीए की है, लेकिन मैंने कहा आपको एक तरफ होंडा का शोरूम दिखाई देता है, वो जेडीए की जमीन नहीं, एक तरफ प्रेशर दिखाई देता है, वो जेडीए की जमीन नहीं, लोगों के और लोगों के मकान हैं, वो आपको दिखाई देते नहीं, आपको सिर्फ इन गुजरों के घर से दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जमीन है, ये वक्त के बारे में लोग हैं। आज इसी 21वीं सदी में घास के कुंडे में जिंदगी बसर करते हैं, आपको शर्म करती है। और मुझे दिल को तसल्ली होती है, मैं उस बस्ती के किसी आदमी से पिछले 3 साल में मिला नहीं, लेकिन मैं जब इस सड़क से गुजरता हूं, मुझे दिल को तसल्ली होती है कि आज वो बस्ती पक्की बस्ती बनी है। मुझे याद है कि सांबा में हमने गुजर हॉस्टल खोला, लेकिन गुजर हॉस्टल रखने के लिए जब तक कि हमारी बिल्डिंग बनती, हमें सांबा में किसी ने रेंट पे भी बिल्डिंग नहीं दी, किराए पे बिल्डिंग नहीं दी कि हम अपने बच्चों को वहां रख के तालीम हासिल करवा सकें। हमने शरीफ साहब से गुजारिश की, शरीफ साहब के घर में गुजर हॉस्टल जहां इनके यहां रखा गया, और जब मुझे मौका मिला, मरकज से फैसला आया, सबसे पहले हमने रजौरी में मुझे हॉस्टल बनाने की कोशिश नहीं की। हमने सांबा में एक जमीन ली, किसी आदमी से कहा और मुझे हॉस्टल बनाने का काम शुरू किया। मेरे ख्याल का ठीक हुआ होगा जब हम सरकार में थे, उस वक्त वो कंप्लीशन की तरफ था। यहाँ बड़ी बड़ी में पानी की बात की, यहाँ पे तो तकरीबन 3.5 या 4 करोड़ रुपए हमने दिए थे उस वक्त के यहाँ के लोगों को पानी दिया जाए, लेकिन सरकार जाने के बाद किस किस्म के हालात बने, किसी ने वहां पत्थर उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखा, और वही हाल शायद यहाँ का भी है। हालांकि
अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं मोहम्मद अकबर डार सुमल अंदरकोट का रहने हूँ। वार्ड नंबर 12 में मैं रहता हूँ। यह पहली बार हुआ जब यहाँ चेयरमैन बन गया। इससे पहले भी यहाँ म्यूनसिपलिटी बनी, लेकिन हमने देखा नहीं है कि म्यूनसिपलिटी इतने ताकतवर से काम कर रहा है। यह पहला चांस है जब जहांगीर इतने तादाद में काम कर रहे हैं। कोचे हुआ है, कैसे प्ले ग्राउंड हुआ है, ये शॉपिंग कम्प्लेक्स हुआ है। ये पहली बार ये ग्रेवार्ड हो रहा है इस वक्त। आप देखिए इस सुम्बल बाजार को चक, वंगीपुरा का चक कर लो, आरामपुरा का चक कर लो, यहाँ वार्ड 12 वार्ड 6 वार्ड 3 जितने ही वार्ड 13 वार्ड है इनको चक करो। अब देखिए जहांगीर सुम्बल म्यूनसिपल जहांगीर साहब ने कितने पावरफुल काम किए। हम बहुत मुतमईन हैं। इससे मैंने पहले भी कहा कि पहले भी म्यूनसिपलिटी बन गई, लेकिन देखा नहीं है। चेयरमैन सुनते थे लेकिन देखता ही नहीं है। काम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आप देखिए, आप अपने रिकॉर्ड में वहाँ भी चेक करिए कितना काम हुआ इसके वजह से। नाम मोहम्मद इब्राहिम मीर हज तो बहुत अंदरकोट रोजान गोंजरी महला वार्ड नंबर 12 मज तो ये वो कि म्यूनसिपलिटी गो वारिया काल बनियमतिस, मगर यह अंदर 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 अत करान मगर अस पे वातान कह। ये जहांगीर साहबन यह चार्ज संभूल, यह द्राव पान फील्डस मज, पान फ्यूर कामन पे, पान अथी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज बिपिन रावत जी, वो उनके साथ जो उनके स्टाफ के मेंबर्स, उनकी पत्नी कल जो हादसे का शिकार हुए हैं हवाई जहाज़ के, तो भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर उन सब को सदगति दे और जो उनके लवाकीन हैं उनको सहन करने की शक्ति दे। पूरा देश जो है स्तब्ध है इस हादसे से, पूरे देश में जो है मॉर्निंग चल रही है। तो हमारी भी प्रार्थना है कि जो इनकी आत्मा को शांति मिले, इनके परिवार वालों को सहन शक्ति मिले और जो है पूरा भारत देश की पूरी जनता जो अपनी आर्मी के साथ खड़ी है और आर्मी के साथ हमेशा कंधे के साथ कंधा मिलाकर भारत की आर्मी के साथ जनता खड़ी है। तो इसी विषय में आज की जो ये श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम रखा गया था कि आज भारत के एक महान सपूत, उन सभी सपूतों ने जिनने बलिदान दिया, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। धन्यवाद। Due information to the paramedical staff, adverse drug reactions to the concerned taken care of. Everybody talks, paramedical staff, nursery, hospital things will be, we should give the treatment, we should in the beginning, but right now we are sufficient oxygen supply as the Omicron, the new variant of COVID, has entered to the India, and day by day number of patients are increasing in India. Through media people, I would like to request to the society, to the public, as repeatedly mentioned by our Prime Minister, Mr. Modi, to wear the mask, sanitize our hands and maintain the social distance, to beat the new entrant of the Omicron
once we follow these, as we have come out of COVID-19, and we are sure we will come out of this Omicron also. Thank you. जनाब बस काफी है। अब मैं बशीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज को संभालें। कल एक बहुत ही दुखद CDS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, उनका देहांत हो गया। जो सवाल थे वो ये एक नया डिवीजन खड़ा किया गया था, क्योंकि आपका दफ्तर जो है वो बहुत पसंदीदा है, आज भी पसंद। अगर 70 साल से आपको रिजर्वेशन मिली, मगर आज भी आप देखेंगे ये तबका हर गांव में पसंदीदा है। एक बात मुझे भी शिकवा है, इतना करने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन आता है तो आपका साथ नहीं देता, सब मुझे समझ नहीं आती आपको हो क्या जाता। हम लोग गुलाम थे, जो जमीनों के मालिक थे उनके गुलाम थे हम। कश्मीर में यह हाल था कि अगर 16 बोरियां चावल की उस खेत से निकलती थी तो जो मालिक था वो घोड़े पे आके अगर चाहता तो आधा वो थोड़ा सा चावल आपके लिए देता था, बाकी सब ले जाता। ये हालत थी कि हमारे लोगों के पास पजामा नहीं होता था, वो मस्जिद में पजामा लटकाते थे, और जब कहीं जाना होगा शहर में तो वहां से वो पजामा लगा के जाते थे, और जब वापस आते थे उसको धो के फिर वहां पे लगाते थे। ये हालत थी, इतनी गरीबी थी, इतनी लाश था, और इतना जबरदस्त हम पे जुल्म था। हमारी बेटियों की इज्जत हो जाती थी, हमारी माओं की इज्जत हो जाती थी, मगर हम उठ नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। हमने देखा, मेरे वालिद ने देखा, मेरी माँ ने देखा कि किस मुसीबत में। ये नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्या है, ये देखा कि ये इंसान है, ये इंसान पिस रहा है, और इस इंसान को अगर उठाना है तो हमने वो कदम उठाने हैं जिससे क्या अपनी टांगों पर खड़ा हो सके। अल्लाह ने उनको मौका दिया, हुकूमत आई, और जुम्बिश कलम से आपको जमीनें दे दी, कोई मुआवजा नहीं लेना पड़ा। उन्हें जवाहरलाल से कहा इनने बहुत पैसा बना लिया है, जिंदगी की जिंदाश हो गई, मुआवजा नहीं देंगे, उसे मानना पड़ा। आज जब आपकी जमीनें अपनी है, फारूक अब्दुल्ला क्या करना पड़ता है, रिजर्व सीट आपकी साथ है, एक भी नहीं आई, फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे अपर हाउस में आपके मेंबर को रखना पड़ता है कि आपकी आवाज रहे। कब आप लोग उठोगे, कब आप लोग समझोगे कि हम लोग आपकी जमात है, कोई बाहर से जमात नहीं आई। आप लोगों के साथ खड़े रहे, आप लोगों के साथ मुसीबतें उठाई, आप लोगों को देखा। आज आपके बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं,
वो याद रखिएगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। वो भूल जाते हैं, वो आके आपके पास भगवान राम को बोलते, अरे क्या भगवान राम के वो मालिक है? वो तो सबका है। पूरा देश जो है आज उदास है, सभी की आंखों में आंसू हैं और आज हम बहुत गमगीन हैं। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है क्योंकि हमने अपने देश के जाबाज चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी को खो दिया है और आज हम उन्हें श्रद्धांजलियां दे रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के आज के शहादत दिवस के ऊपर छुट्टी का ऐलान किया जाए, नेशनल हॉलीडे। इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि एक सप्ताह का, एक हफ्ते का शोक सप्ताह घोषित किया जाए और इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी फ्लाईओवर्स हैं उनका नाम विपिन रावत जी के नाम के ऊपर रखा जाए। यही विपिन रावत जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि विपिन रावत जी पीओके को भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे और हमारी भी ये मांग है, मिशन स्टेटहुड की भी ये मांग है कि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवा के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सेना के सुरक्षा बलों को और विपिन रावत जी को होगी। इसीलिए आज हम दुखी मन के साथ ये सारी की सारी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं और शोक मना रहे हैं। हम उनके साथ हैं, पूरा देश इन शहीदों के साथ है। रावत जी की पत्नी को भी श्रद्धांजलि दी है और तमाम चौपर में जितने भी थे उन सबको हम श्रद्धांजलियां यहाँ पे दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं उनके इस दिवस को नेशनल हॉलीडे किया जाए, एक सप्ताह का घोषित किया जाए शोक और जम्मू कश्मीर के तमाम फ्लाईओवर्स का नाम विपिन रावत जी के नाम के ऊपर रखा जाए और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर को रियासत का हिस्सा बनाया जाए। विपिन की सीडीएस विपिन रावत अमर रहे, हमारे विपिन रावत अमर रहे, हमारे विपिन रावत अमर रहे, हमारे विपिन रावत अमर रहे, विपिन रावत अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद। आज हम सभी पीछे चलो, पीछे और पीछे चलो, पीछे रहो। जनरल रावत अमर रहे, 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 जनरल रावत अमर
एक बहुत बड़ी शहादत, एक हमारे दिल का टुकड़ा, देश को विजय प्राप्त करवाने वाला एक जर्नल, बालाकोट, उड़ी, म्यांमार के अंदर देश के झंडे को ऊंचा रखने का कर्तव्य निभाने वाला एक जर्नल और उसके साथी 13 क्रैश के अंदर हमसे अलग हो गए। बड़े दुख की घड़ी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बालाकोट करके पाकिस्तान को हिला दिया, उड़ी के अंदर जिसने ना को चने चबा दिए पाकिस्तान को, आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना, और उस दुर्घटना के अंदर आज हमसे प्लेन क्रैश हो गया, 13 साथियों के साथ हमसे अलग हो गया। गाथाएँ, कहानियाँ, हिस्ट्री ये सारी लिखती चली जाएंगी और विपिन रावत का नाम हमेशा सुनहरी अक्षरों के अंदर इतिहास के पन्नों के ऊपर चमकने का प्रयास करेगा। लेकिन उनका कार्य और कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी और किस तरह से देश का झंडा ऊंचा रह पाए, वो प्रयास जो उनके माध्यम से हुआ है वो शायद हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए नन उनको नमन करने का प्रयास करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा महान योद्धा हिंदुस्तान के अंदर फिर किसी रूप के अंदर आए और आगे बढ़ता चला जाए, यही कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। अभिषेक जी। आपका नाम? मेरा नाम तबस्सुम जुल्फ़कार। मैं यहाँ पर 5-6-7 महीने से इधर स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आती हूँ क्रिकेट की। हमें आफरीदी परवेज़ सर, राहुल द्रविड़ यादव एकेडमी में हमें सिखाते हैं इस चीज़ के बारे में, क्रिकेट के बारे में। लड़कियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और हमें सर हर तरह से मोटिवेट करते हैं और हमेशा हर बुरे काम से दूर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है शो, लेकिन सर हमें हमेशा हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं और इस चीज़ से दूर रहने की हर बार जो है बताते रहते हैं कि इस चीज़ से जितना हो सके बचे। और हमें ज़्यादातर हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर ध्यान देते हैं सर। हमें बाहर का जंक फूड खाने से मना करते हैं और हमेशा अच्छे अच्छे टिप्स बताते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जब से हमने ग्राउंड ज्वाइन किया। और सर हमें अच्छे और बुरे में जो है फ़र्क बताते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ करना सिखाते हैं और स्पोर्ट्स में आके अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस और माहौल जैसे दूसरों के साथ किस तरह से पेश आना है स्पोर्ट्स में, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चली हैं। तो मैं दिल की गहराई से आफरीदी परवेज़ सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि हमसे कुछ भी पैसा नहीं लेते, हमें फ्री में इतनी मेहनत करवाते हैं, अपना टाइम हमें देते हैं। हम लड़कियों को आगे पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मैं अगेन जो है थैंक्स बोलना चाहती हूँ सर को। थैंक यू सो मच। कि यहाँ पर जो है राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी में जो है लगभग आप 200 के करीब जो है बच्चे हमारे पास है
जिसमें अंडर 14, 17, 19, अंडर 23 के बच्चे हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले वक्त में जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ और स्टेट को अच्छे प्लेयर्स दिए जाए। और यहाँ पर जो है डिफरेंट जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो यहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जो है कोचिंग देते हैं। और हम जो है हमारी ये कोशिश है कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है उसको ब्राइट किया जाए, ताकि ये ड्रग्स जैसी एक्टिविटी में ना जाए, नेशनल जो एक्टिविटी है उसमें ना जाए। और हम जो है किसी से भी जो है ये वाहिद एक एकेडमी है जिसमें फ़ी चार्ज नहीं की जाती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को यहाँ पर कोचिंग दी जाती है। इसमें हमारी जो है ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत साहब हैं, SSP विनोद साहब हैं, और 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो कमांडर साहब हैं, उनसे गुजारिश है हमारी कि इन बच्चों को बूस्ट करने के लिए हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत है, हमें सामान की ज़रूरत है, हमें सामान प्रोवाइड किया जाए। और आने वाले वक्त में आप ये इंशाल्लाह हमारे ऊपर यकीन कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम आपको नेशनल लेवल के प्लेयर भी दे सकते हैं, आपको IPL कैडर के और रांझी कैडर के प्लेयर यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है। और यहाँ पर बच्चों को सीखना, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चे जो है बड़े दूर दराज इलाके के जो राहुल ट्रेवड क्रिकेट अकेडमी में बच्चे खेल रहे हैं इस वक्त, आप यकीन मानिए कि बालाकोट से, मेंढर से, सुरमकोट से, सावजिया से, मंडी से, गुलपुर से, खड़ी से, करवाड़ा से, यहाँ से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए। और मेरी और पेरेंट्स से भी गुजारिश है जिनके बच्चे कोई गेम नहीं खेलते, घर पर बैठ के आप हमारे पास भेजें और आप हमारे पर यकीन रखें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा लाड़ दें। आप देखिए 70 साल में जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेलती थी, और इस बार हमने कोशिश की, और इस बार हमारे पास जो है 20 से 25-30 लड़कियाँ जो है यहाँ पर ज़ेर तालीम है, यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। उसके साथ साथ में 70 ईयर में पहली मरतबा ये हो रहा है कि लड़कियों की टीम यहाँ से जाएगी अंडर 14 और अंडर 19 जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए। और हमारी कोशिश है, और मेरी तमाम और लोग जो सिविल सोसाइटी हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारी NGOs हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इन बच्चों को बूस्ट करने के लिए आप हमें अपने मशवरों से भी नवाजें और इन बच्चों को बूस्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारा एक मकसद है कि हमारे बच्चे हायर लेवल तक जाके खेले, वो डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, माँ बाप का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और साथ में जो हमारा एक मकसद है कि बच्चे हमारे जो है राहुल ट्रेवड क्रिकेट अकेडमी के बच्चे वो गेम में भी अव्वल नंबर आए और पढ़ाई में भी अव्वल नंबर आए, ये हमारा मकसद है। और इंशाल्लाह हमें ये फ़ख्र है कि हमारे बच्चे किसी ड्रग्स में या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। और इंशाल्लाह टैक्स पेयर्स जो है उन्हीं की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम तो टैक्स पेयर्स और टैक्स ऑफिसर्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, रीजन स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस अगर आपकी कोई है रिगार्डिंग, चाहे वो GST हो, चाहे इनकम टैक्स हो, या फिर इन जनरल रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आप लोग हमें नोट कराइए। और आपके सजेशन आप हमें वो नोट कराइए, क्योंकि जो एक नॉलेज है या फिर जो एक इनपुट है वो छोटी से छोटी जगह से भी हमें लेना है। वो जो इनपुट्स है वही आगे जाके पॉलिसी बनती है। तो इट इज नॉट जस्ट कि जो इनपुट्स है दे विल कम फ्रॉम अ बिग सिटी लाइक दिल्ली, इट विल आल्सो कम फ्रॉम स्मॉलर प्लेसेस एंड स्मॉलर सिटीज लाइक पुंछ, रजौरी, कटरा। तो आप बेखौफ होके और खुले दिल से जो भी आपके फीडबैक है आप नोट कीजिए, और वी विल मेक श्योर कि वो इट रीचेस टू द राइट फॉर्म। मुलाकात बिटवीन द टैक्स पेयर्स और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और साथ ही साथ आउटरीच टू ऑल द टैक्स पेयर्स, उनको GST के नए प्रोविजन, इनकम टैक्स के नए प्रोविजंस के बारे में जागरूक बनाना। रजौरी और पुंछ जो है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो आई एम होपफुल एंड श्योर कि वैसे वैसे ही GST का टैक्स पे और इनकम टैक्स का टैक्स बेस भी हमारा यहाँ से बनेगा। और आई होप जो यहाँ के लोग हैं दे विल पार्टिसिपेट इन डिपॉजिटिंग टैक्सेस विच विल हेल्प टू कंट्रीब्यूट इन द नेशनल डेवलपमेंट। सर, व्यापारियों की काफ़ी डिमांड्स देखी गई यहाँ पर, क्या सर कब तक पूरी हो जाएगी? व्यापारियों ने ई-वे बिल के रिगार्डिंग, GST की जो लेट फी में पेनल्टीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे सुझाव दिए हैं, जिसमें जेन्युइन सुझाव उनके सारे हमने नोट डाउन किए हुए हैं। वो हम एप्रोप्रिएट फोरम तक पहुंचाएंगे ताकि उन पर जो है एक पॉलिसी डिसीजन लिया जाए कि जैसे उनकी एक डिमांड थी कि GST में जो एमनेस्टी स्कीम आई है उसका डेट का एक्सटेंशन किया जाए, जो कि अभी 30 नवंबर तक खत्म होगी। तो ये सारे सुझाव हमने नोट डाउन किए हैं और वो आगे एप्रोप्रिएट फोरम तक पहुँचाए जाएंगे। थैंक यू सर। यहाँ पे आए और उनके साथ उनके अफसरान
जीएसटी और इनकम टैक्स के जो उनको जैसे गाइडलाइन मिली, जैसे हमारी यूनियन मिनिस्टर सेंटर से सीतारमन जी आई, उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो नया बजट पेश होगा उसके ऊपर जो लोगों की डिमांड्स हैं वो व्यापार मंडल की तरफ से जो है हमने वो पूरी तरीके से उठाई है। और हम हर वक्त जो है व्यापारियों के साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं, और जहाँ भी इनको कहीं किसी डिपार्टमेंट में भी कहीं भी परेशानी आती है हम इनका पूरा सहयोग करते हैं। और आज हमने बड़ी पूरी तरीके से अपना पक्ष जो है वो दुकानदारों की तरफ से रखा है, और एडवोकेट्स भी यहाँ पे आए थे, और उस सिलसिले में जो है हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ये एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऐसे ही एक जब बजट पेश नया होगा उसमें जो है ये इसमें तरमीम की जाएगी और इन चीज़ों को जो है उसमें ऐड किया जाएगा, और ये यूनियन मिनिस्टर के पास जाएंगी और हमारी बातें जो है उसमें रखी जाएंगी। और जो प्रॉब्लम जो शॉपकीपर, दुकानदार, बिजनेसमैन को जो आ रही है उसको पूरा करने के लिए ये आज का जो है ये एक अवेयरनेस कैंप था जिसमें डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे आए थे और ऑफिसर भी थे। आज की जो मीटिंग हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट सेंटर दोनों ने इकट्ठी मीटिंग हुई है, और हमारे बार एसोसिएशन के लोग भी आए थे और ट्रेड एसोसिएशन के भी आए। तो उसमें हमारी यही थी, मेन डिमांडें थी जो हमें रिटर्न भरने में परेशानी आती थी। उसके बाद जो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, जैसे हमारा 49,000 रुपये तक ईमेल था, हमने कहा जी 1 लाख रुपया किया जाए। उसके बाद और जितनी भी हमारे रिटर्न भरने में थे कि एक ही अमाउंट के साथ किया जाता था, जो 2 लाख रुपये भरता है महीने का उसको भी उतनी पेनल्टी पड़ती थी। जब हमारी रिटर्न लेट होती थी तो जो 5,000 भरता है उसको भी उतनी थी। उसके बाद हमें जम्मू से माल आता था 40 लाख रुपये तक, हम कोई भी दुकानदार जो काम करता है उसको नंबर GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बार बार उनको प्रॉब्लम आती थी। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की है भाई उस पर भी देखा जाए, या जिसका ईमेल बिल लेट हो जाता था तो गाड़ी रास्ते में रुकती थी, पार्टी को आगे पता ही नहीं होता था तो उसको पेनल्टी डाल दी जाती थी और नोटिस आता था। हमारे दुकानदारों के माल जम्मू से आता है, हमारे पास पहुंचा नहीं तो पेनल्टी भी हमें, अभी माल भी नहीं पहुंचा पेनल्टी पहले। तो ये हमने सजेशनें दी हैं, तो उसमें डिपार्टमेंट ने हमारी बातें सुनी हैं, उन्होंने भी अपनी सुनाई है। अभी जो बजट आ रहा है उसमें क्या इसमें चेंजिंग होती है, तो इसलिए हमें इस जोरी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है, पर जो भी पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम थी तो वो हमने डिस्कस की हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बाकी भी जाएगा। मैं सुनील चौधरी, सरपंच पंचायत हल्का भवानी ए से। जैसा कि ये कल देर शाम एक खबर आती है कि SHO नौशहरा जो पंकज शर्मा जी हैं उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये एक बड़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि एक SHO जो 8 महीने पहले यहाँ पे आते हैं और उनको 8 महीने के अंदर अंदर यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मिनिमम हर मुलाजिम को 2 साल का वक्त एक जगह दिया जाता है, लेकिन 8 महीने के अंदर अंदर इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करना, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान थे, पहली बार नौशहरा में ऐसा SHO आया है जिन्होंने बिना पैसे के अपने जेब से लोगों को, गरीब लोगों को चाय पिला के अपने ऑफिस से भेजा। लेकिन अब कुछ आला अधिकारियों को ये चीज़ हजम नहीं हुई, जिसके कारण उनका तबादला जो किया गया है, ये मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और आप जितने भी उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस महकमे से हैं और चाहे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जो इस टाइम बड़े अच्छे तरीके से हमारे यूटी में काम कर रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो कुछ दलाल ऑफिसरों ने इस ईमानदार ऑफिसर को यहाँ से 8 महीने के अंदर अंदर यहाँ से उठाने की कोशिश की, और ये
इस एरिया में डेलिबरेटली इनको यहाँ से नौशहरा से उठाया गया और नौशहरा के लोगों की जो यहाँ के लोगों को इन SHO साहब की वजह से सहूलियात मिल रही थी, जहाँ उन लोगों के मसले मसाइल हल हो रहे थे मौके पे। कितने बड़े बड़े मसले हमारे इस एरिया के थे, जो क्राइम रेट था उसको बड़ा इन्होंने अच्छे से देखा, जो ड्रग्स के रिलेटेड काम थे उनको इन्होंने बड़े अच्छे से लिया, चाहे हमारे बॉर्डर एरिया के लोगों की कुछ मुश्किलात थी उनको अच्छे से लिया। तो ये मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है ये हमें ना बर्दाश्त है और इसकी कड़ी निंदा शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। और आने वाले टाइम में अगर हमें इसके लिए कुछ और कड़े कदम उठाने पड़े, हमारी जनता, हमारे इस वेस्टर्न नौशहरा के जितने भी सरपंच या जितने भी लोग हैं, हम एक हैं और हम इस पे कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। और मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि SHO साहब की कम से कम उनको 2 साल का वक्त यहाँ दिया जाए, ताकि जो हमारे नौशहरा का हालात बिगड़े हुए हैं, चाहे वो क्राइम से चाहे किसी और वजह से, क्योंकि एक बहुत अच्छी टीम जुड़ी हुई है, चाहे DSP साहब है चाहे एडिशनल SP साहब है, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसके कारण हमारा नौशहरा में काफ़ी हद तक बदलाव आए हैं। तो मैं एक बार फिर लेफ्टिनेंट महोदय से ये अपील करता हूं कि ये इनकी ट्रांसफ़र रोकी जाए ताकि हमारे लोगों के जो मसले मसाइल हल हो।